हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस का क्या होता है जब हम उनका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब जब हम लोग उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है ना। उसका मैकेनिज्म हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इस टॉपिक से पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में कवर किया हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर वो देख लीजिए और आकर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लिटरली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम लोग जब कभी भी किसी भी वाटर में है ना क्या डाल रहे हैं, कोई भी एसिड डाल रहे हैं, हम लोगों ने कोई भी एसिड ले लिया, हम लोगों ने HCl ले लिया, हम लोगों ने H2SO4 ले लिया, हम लोगों ने HNO3 ले लिया, हम लोगों ने CH3COOH ले लिया, मतलब कोई भी एसिड ले लिया। आप कभी भी अगर उसको पानी में डिजोल्व करते हो, पानी में डालते हो, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको H+ आयंस मिलते हैं। ये अपन ने पढ़ चुका है ना। सेम वैसे ही हम लोगों ने बेस के लिए भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेस के लिए, कि जब कभी भी हम लोग पानी में बेस को डाल रहे हैं, हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को हर कंडीशन में क्या मिलता है, हम लोगों को OH- आयंस मिलते हैं। आप कोई भी एसिड पानी में डालो H+ आयन मिलेंगे, आप कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करो आपको OH- आयंस मिलेंगे। ये हम लोगों ने क्या कर चुका है, इसके पहले डिस्कस कर चुका है। ठीक है। पर क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब हम लोगों को एक्चुअली में यहाँ पे मैकेनिज्म समझना है कि किसी भी एसिड को जब हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो हम लोगों को H+ आयन कैसे मिल रहा है ना। या अगर हम लोग किसी भी बेस को अगर हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो वो हम लोगों को OH- आयन कैसे दे रहा है। तो जो उसका मैकेनिज्म है हम लोगों को वो समझना है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को 2-3 रिएक्शंस दी हुई है ना। क्या रिएक्शन दी हुई है, जैसे मान लो आपने एसिड लिया, ठीक है, आपने एक एसिड लिया, कौन सा एसिड लिया, HCl लिया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब आपने क्या किया, इस एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, मतलब इसको पानी के साथ मिला दिया। ठीक है, पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी के साथ मिला दिया, रिएक्शन करवा रहे हो या पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है। तो हाँ, तो होगा क्या, यहाँ पर हमारा या जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट हमको क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। H+ आयन जब हम लोगों को यहाँ से मिलेगा तो हमारा जो ये कंपाउंड है एक्चुअली में वो क्या बनेगा, हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा H3O+ और Cl-। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है H3O+, ये कैसे बन रहा है, Cl- आयन ये कैसे बन रहा है, ये हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में कवर करने वाले है ना। तो कोई भी एसिड अगर हम लोग लेते हैं है ना, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग अगर कोई भी एसिड लेते हैं तो एसिड से हमको H+ आयन मिलता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। पर H+ आयन मिल क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड का जब हम लोगों ने पानी में उसको डाला तो क्या हुआ, वो टूट गया। ठीक है, उस चीज का ब्रेकडाउन हो गया, वो टूट गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया हूँ, मैंने यहाँ पे HCl लिया हूँ। ठीक है, HCl जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने क्या किया, इस एसिड को पानी में डाल दिया। पानी में डाल के क्या होगा, पानी में जब मैं डालूंगा तो ये जो मेरा एसिड है वो टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैसे होगा, यहां से मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है उन दोनों का बॉन्ड तोड़ना है, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो HCl है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है,
यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरीन। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें, HCl को देखें, तो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन ये रहा, है ना। प्रोटॉन के बाहर एक शेल है और उस शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का ये रहा एटम, ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाहर यहाँ पर एक फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर यहाँ पर एक और शेल है, इस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। क्लोरीन में होते कितने? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 10 हो गए, मुझे 7 और बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक शेल और ले लिया। अब इस शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7, तो मैंने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। पर जैसे कि हम लोग 9th में पढ़ते हैं, है ना, ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसके फर्स्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर जो फर्स्ट के बाद के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फर्स्ट शेल के बाद का जो शेल्स है, सेकेंड शेल हो या थर्ड शेल हो, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। उसके बाद जब हम लोग फोर्थ फिफ्थ शेल में जाते हैं तो फिर 18 और फिर 32 हो जाता है, पर वो अभी हमारे काम का नहीं है। अभी क्या काम का है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और उस एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब मेरा हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेम वैसे ही यहाँ पर मेरे पास है क्लोरीन, इस क्लोरीन के भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आगे वाले शेल में, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर ये जो मेरा थर्ड शेल है, इस थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने चाहिए? अगर इसको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने हैं? 7 है। तो ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, है ना। अभी तो ये जो हम लोग एक्चुअली में भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका आगे वाले चैप्टर्स का है, जहां पर आप लोग आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स जहां पर क्या होता है, जहां पर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और सामने वाला जो एलिमेंट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे NaCl में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है। ठीक है, वहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक नॉलेज अगर होगा तो हम लोग ये चीज समझ पाएंगे कि प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, माइनस चार्ज क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली उसको आपको ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर एक है, स्टेबल नहीं है। मेरा क्लोरीन स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 8 होने चाहिए, पर कितने हैं? 7 है। इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है। ठीक है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मान लो अगर ये चाहता है कि ये स्टेबल हो जाए, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, और अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन क्लोरीन की भी है। अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो स्टेबल हो जाएगा। पर मेरा जो क्लोरीन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी थी, पर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फिर तो क्लोरीन और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा क्लोरीन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लोग करते क्या है? ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे कर रहे हैं?
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं भी यूज कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन आप सामने वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा रहा यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है मेरा क्लोरीन, इसके पास है टोटल लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब अगर हम लोग इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन से ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ले लिया मतलब शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, यहां से इस लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, उसको उसने शेयर कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहां पर क्लोरीन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। पर जब कभी भी कोई भी एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सेम वैसे ही अगर जैसे अगर हम लोग NaCl की बात करें, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको NaCl, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है, वहां पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रख लेता है। तो ऐसे कंडीशन में भी बॉन्ड बनता है, पर उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसको आप अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो कौन सा कंपाउंड बन गया, HCl बन गया, ठीक है। अब जब कभी भी HCl जो है उसका ब्रेक डाउन होता है, ये दोनों टूटते हैं, है ना, दोनों कंपाउंड्स, दोनों एलिमेंट्स जब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब मान लो अगर आप भूल गए कि किस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, मतलब ये तो HCl है तो ये तो याद रहेगा कि H के ऊपर प्लस आएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, पर ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और इतने सारे कंपाउंड्स में जब बॉन्ड्स टूटेगा तो किसके ऊपर क्या चार्ज आएगा ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, है ना। पीरियोडिक टेबल होता कैसा है, यहाँ पर ऐसे दो ब्लॉक्स होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ पर होता है D ब्लॉक, यहाँ पर होता है P ब्लॉक, है ना, ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है। कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और दूसरा एलिमेंट राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो जो एलिमेंट राइट हैंड साइड में आता है वो एलिमेंट के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है ना। जैसे अभी इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन मुझे कहाँ मिलता है, इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और क्लोरीन मुझे कहाँ मिलता है, क्लोरीन मुझे यहाँ मिलता है 17th ग्रुप में। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे राइट में कौन जा रहा है, मेरे राइट में जा रहा है क्लोरीन। तो जो भी चीज, अगर आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर करो जिनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, तो जो भी एलिमेंट राइट में आता है, जैसे इन दोनों में कौन राइट में आ रहा है, क्लोरीन राइट में आ रहा है, तो उसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। मान लो अगर मैं कार्बन और क्लोरीन ले लेता, है ना, मेरे पास कार्बन है और क्लोरीन है, ये रहा मेरा कार्बन और ये रहा मेरा क्लोरीन, और मान लो मुझे उन दोनों का बॉन्ड तोड़ना है, तो उस कंडीशन में भी मुझे इसी को देखना है कि मेरा मुझे कार्बन कहाँ मिल रहा है और क्लोरीन कहाँ मिल रहा है ना। तो कार्बन मुझे मिलेगा यहाँ पर, क्लोरीन से थोड़ा इधर ही मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन तो हम लोगों का 17th ग्रुप में मिलता है, तो कार्बन हम लोगों को पहले मिल जाएगा। तो कार्बन आपको यहाँ मिल रहा है और क्लोरीन आपको यहाँ मिल रहा है, इस कंडीशन में भी क्लोरीन राइट में जा रहा है, तो जो भी चीज राइट में जाती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, जो भी इधर रहेगा लेफ्ट में रहेगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो वापस आते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ पर जब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, ये अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है एक H+ आयन, ठीक है। H+ आयन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, H+ आयंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, H+ आयंस को हम लोग कैटायन भी बोल सकते हैं, है ना, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हम लोग उसको कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा H+, ठीक है। इसको हम लोगों ने किस चीज में डिसॉल्व किया है, इसको हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर हम लोग वाटर को देखें तो वाटर जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जहां पर मेरे पास एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। पर
जब कभी भी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और मिलती है जो जनरली हम लोगों को अभी इतने जल्दी नहीं मिलेगा बुक में, पर आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, है ना। क्या चीज मिल रही है? तो जब कभी भी ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है तो उसके बाद भी ऑक्सीजन के पास क्या बचते हैं? लोन पेयर्स बचते हैं। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी। और अभी बुक में भी इस टॉपिक में बुक में भी अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है कि लोन पेयर क्या होते हैं और कैसे बॉन्ड बनता है, वो सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। लोन पेयर क्या होता है? लोन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लोन। लोन मतलब क्या हो गया? जो अकेला है, अलोन। लोन से याद रखना है, लोन। ठीक है, तो जो अकेला है, अकेला मतलब जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो जो बॉन्ड नहीं बनाता है वो क्या होता है? लोन पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना लेते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। जैसे अगर मैं अभी इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और लास्ट शेल में कितने आते हैं? 2 चले गए, 8 में से तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो 2 ही गए, 6 में से 2 चले गए, कितने बचे? अभी 4 बचे हुए हैं ना, तो 4 कहाँ गए? तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है हम लोग उनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है वो क्या रहते हैं? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास अभी कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर मतलब क्या होता है? दो चीजों को हम लोग पेयर बोलते हैं। हम लोग शूज खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एक पेयर शूज चाहिए। एक पेयर शूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पेयर में दोनों चीजें आती हैं, लेफ्ट भी आता है, राइट भी आता है ना। तो वैसे यहाँ पर पेयर मतलब क्या हो गया? पेयर मतलब एक जिसके अंदर दो चीजें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लोन पेयर, ये हो गया मेरा सेकंड लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है एक्चुअली में, ये लोन पेयर क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये रहा मेरा वाटर। हम लोगों ने वाटर में डाला एसिड। ठीक है, एसिड हम लोगों ने कौन सा डाला? HCl डाला। जब हम लोगों ने HCl को पानी में डाला तो एसिड क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, एसिड टूट गया और हम लोगों को क्या मिला? H+ आयन मिला और Cl- आयन मिला। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि वाटर में क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर है मेरे पास लोन पेयर्स और यहां पर है मेरे पास H+ आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्या करता है? अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है और डोनेट करने की वजह से इस हाइड्रोजन H+ और इस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है H3O+। ये जो हम लोगों को कंपाउंड मिल रहा है H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? जब आप वाटर में एसिड को डिसॉल्व करते हो तो एसिड का H+ आयन जाकर किससे अटैच हो जाता है? ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, क्यों अटैच हो रहा है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जाकर अटैच हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और ये सबका सब मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो H3 लिखा हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। पर और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी नजर आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। लोन पेयर डोनेट कर दिया मतलब, लोन पेयर मतलब कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया। नेगेटिव चार्ज दे दिया तो नेगेटिव चार्ज चला गया। नेगेटिव चार्ज चला गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया उसके पास से। नेगेटिव चार्ज गया तो क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से हम लोग इस कंपाउंड को कैसे लिखते हैं? H3O+। और यहां पर मेरे पास एसिड से क्या बचा हुआ था? Cl- आयन बचा हुआ था।
ये Cl माइनस आयन अभी हम लोग के पास रहेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली में क्या है, एक एन आयन है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होता है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, जब हम लोग एक एसिड को वाटर में डिसॉल्व, हम लोग सिर्फ हाइड्रोनियम आयन को देखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो ये रहा मेरा एसिड, या फिर आप ऐसे बात कर सकते हो कि ये रहा आपका एसिड, एसिड से आपको मिला H+ आयन, तो ये रहा आपका H+ आयन, यहाँ पर था H2O, ये H+ आयन इस ऑक्सीजन से आके अटैच हो गया और आपको क्या मिल गया, H3O+, और ये H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या मिलता है, एसिड डिसोसिएट हो जाता है। पर अगर हम लोग बेसिस की बात करें, है ना, हम लोगों ने बेस ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। बेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो, कोई भी बेस हो, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये मैंने एसिड HCl के लिए बताया, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ HCl के लिए रहेगा। आपके पास जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। तो ये कंडीशन सारे एसिड्स पर ही रहेगी, ठीक है। सारे एसिड्स क्योंकि H+ आयन रिलीज करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन हम लोगों को हर जगह से मिल सकता है। अब अगर हम लोग बेस पर आए, तो बेस क्या है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास एक बेस है NaOH, ठीक है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हम लोगों ने इस बार लिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब NaH लिया, NaOH लिया, ठीक है। ये रहा मेरा NaOH, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, तो ये जो मेरा NaOH है, किसी कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिसॉल्व किया था, तो इसका क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हो गया था, डिसोसिएशन हो गया था, दोनों अलग अलग टूट गए थे। वैसे यहाँ पर मेरा Na और OH ये भी अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है कि ये डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, आपको ये याद रखना है कि डिसोसिएशन कैसे होता है, हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, मतलब सोडियम अलग होता है और OH अलग होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बेस जो है वो OH- आयंस देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, मतलब Na भी अलग हो गया, ऑक्सीजन भी अलग हो गया, हाइड्रोजन नहीं, ऐसे याद नहीं रखना। इसलिए अपन को पहले ये याद रखना है कि बेस OH- देता है, तो OH को पहले अलग कर दो और जो मेटल बचा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। मेटल के ऊपर हमेशा अपन पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाएंगे, वो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या कि आपको पीरियोडिक टेबल को इमेजिन करना है। मेटल्स जनरली अपन को किधर मिल रहे हैं, मेटल्स हम लोगों को इधर मिलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। और अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल किधर मिलते हैं, उधर साइड मिलते हैं, राइट हैंड साइड में मिलते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होने के वजह से आप उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। ऐसे दो चीजें हैं, दो में से कुछ भी याद रख सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहा आपका NaOH, ये भी डिसोसिएट हो गया, ये डिसोसिएट हो गया, तो आपको मिल गया यहाँ पर Na+ और यहाँ से मिलेगा OH-, ठीक है। Na के ऊपर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको। Na क्या है, मेटल है, सोडियम है, सोडियम मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आता है। यहाँ पर मेरे पास OH-, OH- क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, मैं O अलग और H अलग क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो OH- है वो हम लोगों को हमेशा कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है। बेस पानी में डालोगे OH- आयंस देता है, इस चीज को याद रखना है। तो NaOH को हम लोगों ने वाटर में डाला, हम लोगों को क्या मिला, Na+ और OH- आयंस मिल गया, ठीक है। तो सिंपल सी ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये चीज याद रखनी है। और अगर हाइड्रोनियम आयन अगर आप अभी याद नहीं भी रख रहे हो, तो भी इतना तो याद रखना है कि यहाँ पे अपन को हमेशा H+ आयन मिलता है एसिड के कंडीशन में, यहाँ पर हमेशा हम लोगों को OH- आयन मिलता है बेस के कंडीशन में। ये दो चीजें याद रखनी ही रखनी है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब हम लोगों ने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो Na+ और OH- मिला। इसके अलावा अगर हम लोगों को और भी बेसिस की बात करनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें कैसे डिसोसिएशन होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एक दूसरा बेस ले लिया, जैसे इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, इस बार हम लोग ले रहे हैं KOH, है ना। K मतलब क्या होता है, पोटेशियम, और OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा मेरा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, वाटर में डिसॉल्व किया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। बेस क्या देता है, OH- आयन देता है।
तो यहाँ से ये टूट जाएगा, OH को पहले अलग कर दो, या आपने कर दिया OH माइनस आयन। यहाँ पे क्या बचा, पोटेशियम बचा। पोटेशियम क्या है, मेटल है। मेटल के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है। यहाँ पे आपने लगाया प्लस और लगा दिया यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड था, KOH था, उसका डिसोसिएशन ये हो गया। आप चाहो तो K प्लस और OH माइनस भी लिख सकते हो, पहले प्लस फिर माइनस भी लिख सकते हो, बात एक ही है। पर ये याद रखना है कि OH के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। वैसे ही मान लो आपके पास एक और कंपाउंड है, जैसे MgOH होल ट्वाइस, है ना। ये रहा मेरा मैग्नीशियम और ये रहा मेरा OH, इसके ऊपर आ गया यहाँ पर होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें भी OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, मेरा बेस है। ये मैग्नीशियम एक मेटल है। जब कभी भी इन दोनों में बॉन्ड टूटेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बॉन्ड टूटेगा मतलब क्यों टूट रहा है, अपन ने इसको भी पानी में डिसॉल्व किया है। तो जब आप इस MgOH होल ट्वाइस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा Mg2 प्लस और हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा OH2 माइनस। अब यहाँ पर होता है मेन पार्ट स्टार्ट। कैसे स्टार्ट हो रहा है देखो, अभी तक हम लोग जब कभी भी किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे थे, मतलब उसका डिसोसिएशन कर रहे थे, तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, प्लस माइनस, है ना। मतलब चार्ज जो है वो एक ही आ रहा था, एक प्लस आ रहा था, एक माइनस आ रहा था। पर अगर आप इस वाले को देखते हो, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पर आ रहा है मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, OH के ऊपर आ रहा है 2 नेगेटिव। वैसे ही अगर आप मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख रहे हो, है ना, आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अगर आप इसको भी पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Ca2 पॉजिटिव और OH2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों को अब ये याद रखना है कि मेरे पास जो एलिमेंट है एक्चुअली उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। जैसे मैं अगर इस मैग्नीशियम की बात करूं, तो ये जो मैग्नीशियम है मेरा, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। अगर आप इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहते हो शेल्स में, जैसे मैंने अभी शेल्स ड्रॉ किया था, अगर आप वैसे करके अरेंज करना चाहते हो तो कैसे अरेंज करोगे, टोटल 12 है, तो आपने पहले वाले शेल में रखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल हो गया। दूसरे वाले शेल में रखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल हो गया। 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। कितने बचे, टोटल कितने थे, 12 थे, 10 हो गए, कितने बचे, 2 बचे। तो आपने क्या किया, यहां पर 2 रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस मैग्नीशियम को देखूं तो क्या मेरा मैग्नीशियम स्टेबल है, मेरा मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है मेरा मैग्नीशियम स्टेबल, क्योंकि यहां पर जो मेरा मैग्नीशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कितने होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 चाहिए, पर यहाँ पे 8 नहीं है, कितने हैं, 2 हैं। मतलब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेकर आना पड़ेगा, तब जाके तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। पर ये 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन तो लेकर आना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, किसी और से लेकर, छीन कर लेकर आना और अपने पास रखना बहुत मुश्किल वाली बात है ना। तो इसके लिए क्या इजी है, इसके लिए ये इजी है कि इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये किसी को दे देता है, किसी को फ्री में बांट दिया, दे दिया, तो क्या होगा, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, 8 बचे, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है। किसी को दे देता है मतलब किसको दे रहा है, इस OH को दे रहा है, ठीक है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, इसको दे दिया। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब 2 माइनस का चार्ज दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं मतलब मैं माइनस का चार्ज दे रहा हूं, और अगर माइनस का चार्ज मैंने किसी को दे दिया मतलब माइनस चला गया, और अगर माइनस चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या बचा, 2 पॉजिटिव का चार्ज बचा। और इसके ऊपर क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है मतलब माइनस का चार्ज लिया है, माइनस का चार्ज लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है। सेम वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। कैल्शियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम के पास होते हैं टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 20। अगर आप इसको अरेंज करते हो तो क्या आएगा,
पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 8 आ जाएंगे, 18 हो गए, 18 कंप्लीट हो गए, और लास्ट वाले में कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे। ये स्टेबल नहीं हो पाया। स्टेबल नहीं हो पाया तो क्या करना पड़ेगा इसको? अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कैल्शियम ने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, उसको इसने OH को दे दिया कि रख ले तू। क्यों दिया? ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया, और इस OH ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो कभी भी अगर आप ये सारी चीजें देखोगे जब डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप ये हमेशा ये नहीं है कि एक ही पॉजिटिव एक नेगेटिव देख रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देख रहे हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 पॉजिटिव भी आ सकता है, 3 पॉजिटिव भी आ सकते हैं, वो जब आप आगे चैप्टर देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। अब अगर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया है, और ये कॉन्सेप्ट के बाद अगर अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रहेगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को वापस से डिस्कस कर लेते हैं।